So very good evening, all of you. पंकज, जो आंसर आपने मेरे को सेंड किया है आज, वो आपने नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको लिखने को कहा था, मैंने आपको इंटरनेट से देख के लिखने को नहीं कहा था। Have you written that answer? I don't think that is possible. और मैं तो इसी हक में हूँ कि ऑनलाइन लगाओ, बट अगर ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन लगाओ। Makes no sense to join the offline batch and then disappear from the offline batches. Many of you आप offline में हो but आप आते ही नहीं हो। गूगल से पढ़कर लिखा है, हाँ आई नो दैट, तो उसका क्या फायदा है? अब अपने दिमाग से लिखो ना, एंड इट इज वेरी क्लियर। वहां पे गूगल थोड़ी होगा, यू आर गोइंग टू राइट दैट आंसर। और जिनके भी आंसर्स आए हुए हैं हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, तो मुझे आपने उसी दिन याद करवाना है, ठीक है जी? जिनके भी आंसर्स पेंडिंग है, काफी सारे बच्चों के, अब मेरे को तो याद नहीं है, मैं क्या क्या ढूंढूंगा। सो आप मेरे को उस दिन आप याद कराओगे एंड विल रीड दैट आंसर इन द क्लास इटसेल्फ एंड विल डिस्कस। और आंसर अपने आप लिखो, अपने दिमाग से लिखो, स्टॉप कॉपी पेस्टिंग। और वो जो इम्प्रैक्टिकल से टू गुड टू बी ट्रू आंसर्स आपको इंटरनेट में मिलते हैं, ऐसे लिखे नहीं जाते, किसी से नहीं लिखे जाते। इवन दोज पीपल हु आर राइटिंग, उनको भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बिठा दो तो वो भी लिख नहीं पाएंगे, ठीक है जी? अभी तो इट्स वेरी इजी कि द हिंदू के 4 आर्टिकल निकाले, इंडियन एक्सप्रेस के निकाले, पीआईबी निकाला, द मिनट निकाला, इकोनॉमिक टाइम्स निकाला और फिर लिख दिया। वहां थोड़ी कुछ मिलेगा। तो जितनी जानकारी आपने खुद दिमाग में रखी है, आप सिर्फ उतना ही लिख पाओगे। एक पैराग्राफ भी मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को तो ऐसा लग रहा था आई वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर एंड सबको ही पता लग जाएगा वो है, वहां पे तो लिख ही नहीं पाओगे यानी वो। चलिए जी, सो व्हाट वी डिड टिल नाउ, हमने क्या कंसेप्ट्स किए थे? सो वी वर डूइंग द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। सारी हिस्ट्री की स्टोरी क्लियर है आपको? कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बता दो, अभी दोबारा से कर लेंगे। If you have any problem, capitalism or free market, demand and supply, invisible hands, no government intervention, Adam Smith, wealth of nations, ठीक है जी? इज इज फाइन? दिमाग में इंटरलिंकेजेस बन रही हैं कि नहीं? आज से 3 दिन पहले नहीं बन पाती, ठीक बात है? सोशलिज्म कम्युनिज्म में सब कुछ सरकारी, पब्लिक ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक मींस सरकार, ठीक है जी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज क्या होती हैं? सरकारी कंपनीज, ठीक है जी? देन हमने डिस्कवर किया थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस with capitalism in America and socialism in USSR and China and in many other countries, that socialist model of economic growth is not possible. If you want to grow, which is the best idea of providing the maximum benefit of maximum number of people, क्या है? ग्रोथ। अगर ग्रोथ होगी तो अपने आप भलाई हो जाएगी सारे समाज की, ठीक बात है कि नहीं? सो ग्रोथ विल टेक केयर ऑफ एवरीबडी in the long term, in the medium to long term, ठीक बात है जी? है ना? तो हमें ग्रोथ पे फोकस करना है, डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। इज इज फाइन? इतना क्लियर हो गया। फिर हमने जीडीपी डिस्कस की थी। व्हाट वाज जीडीपी? इट वाज द which is the final value of, not the intermediary value। एक फाइनल वैल्यू होती है, एक होती है इंटरमीडिएरी वैल्यू। यानी जो रॉ मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच में इस्तेमाल किए गए, ठीक है जी? सो वी आर कैलकुलेटिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर, विद इन अ कंट्री
domestic. Is this fine? Then we did gross domestic product, net national product. ठीक है जी? ग्रॉस से नेट कैसे गए थे? बाय राइट. डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाना है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड. राइट. And product is the total production of goods and services. The same thing. ठीक है जी? Yes, sir. चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो बस बेस बन गया आपका. बाकी आप निकालते रहोगे. 3-4 चीजें घर पे बैठ के आपने की होंगी कि ग्रॉस से नेट कैसे जाना है और डेप्रिसिएशन क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. इट इज अ वेयर एंड टेयर. राइट. देयर वाज अ स्टूडेंट, आई टेल यू वन स्टोरी. मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या. एक बच्चा था, कहता सर इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही है ना. तो ऑफलाइन यहीं पे था. ही वाज फ्रॉम फाजिल्का. फाजिल्का से यहाँ पे आके पढ़ रहा था और उसको कहा मैंने कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी. कहता पता नहीं. आफ्टर दिस क्लास. राइट. सो अब इफ यू वर इन माय प्लेस तो क्या करें? है कोई इसका हाल? मेरे मुंह से आवाज निकली, सभी के कानों में गई और सिर्फ फुल फॉर्म की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कहता पता ही नहीं. तो जब सुना ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? है कि नहीं? इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है. कुछ बच्चों के अंदर होगी पर उनको भी पता है कि हम सुन ही नहीं रहे, तो हम पूछे कैसे? क्योंकि हम अगर पूछेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे. क्योंकि जो होने वाली कन्वर्सेशन है उसके अंदर अगर सर ने मेरे से कुछ पूछ लिया और मेरे को इतना बेसिक ही ना आता हुआ, देन व्हाट? राइट. सो ऐसा भी होता है इन लाइफ. और उस बच्चे का अंत तक उसने 3 बार इकोनॉमी लगाई. 3 बार. क्योंकि वो इकोनॉमी स्टार्ट होने से पहले भी यही बोल रहा था कि सर मुझे इकोनॉमी नहीं आती. अंत तक उसका आज तक भी जिंदगी में यही विश्वास है कि मुझे सर इकोनॉमी नहीं आती. राइट. सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही प्रेजुडिस आपके दिमाग को ऐसे जकड़ लेती है. राइट. वो नहीं होने देना. सो व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द क्लासेस, उस टाइम जितनी मर्जी डिफिकल्टी सह लो, मेंटल प्रॉब्लम सह लो, बट ओवरकम दिस फेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स. राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा. अब आगे चलते हैं जी. दैट इज वाई कंसेप्ट वाली क्लासेस वी गो वेरी स्लो. बहुत कम चीजें हम करते हैं इन क्लासेस के अंदर, बिकॉज इसके बाद बातचीत है, नॉर्मल बातचीत है कि किसानों की समस्या क्या है, इंडस्ट्री की क्या समस्या है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. इज इज फाइन. अगर आपको जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी क्लियर हो गया है, आप देखो जीडीपी या एनडीपी या व्हाट एवर, एनएनपी या जीएनपी, यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. इसको हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. वन इज फैक्टर कॉस्ट, सेकंड इज मार्केट प्राइस. राइट. सो व्हाट एवर बुक यू फॉलो, डजंट मैटर, जो भी फॉलो कर रहे हो, यहां पे चीजें बहुत सिंप्लीफाइड है. ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपने इसको फॉलो करना है पहले. सेकंड आपकी बुक. राइट. अगर कुछ स्टिल कॉम्प्लिकेशन रहती है, देयर इज इंटरनेट. और थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नहीं है. इकोनॉमी में यही कंसेप्ट्स आ रहे हैं पिछले 100 साल से, आगे भी आते रहेंगे. ठीक है जी. अब समझने लगे 2 चीजें. वन इज व्हाट? फैक्टर. सेकंड इज मार्केट. राइट. सो इट कैन बी नोन एज, इट कैन बी कॉल्ड मार्केट कॉस्ट और मार्केट प्राइस. एक ही चीज है, सिर्फ नाम डिफरेंट है. बड़ी सिंपल सी बात है. देखो जीडीपी कैलकुलेट मैं कर रहा हूं. जीडीपी क्या है? इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. या तो मैं फैक्टर कॉस्ट पे कर सकता हूं या मैं कर सकता हूं मार्केट कॉस्ट के ऊपर. फैक्टर कॉस्ट क्या है कि ये मेरी फैक्ट्री है, यहां से एक गुड मैंने निकाला. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ. इज इट फाइन? एक जो मैंने गुड यहां से निकाला, ये जो गुड है, दिस इज एट फैक्टर कॉस्ट. फाइन. अब मार्केट में जाना है, मार्केट प्राइस क्या होगा या मार्केट कॉस्ट क्या होगी, सरकार बोलती है इसके ऊपर टैक्स लगेगा. ठीक है जी. ये 100 रुपए की चीज थी, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर
टैक्स लग गया 10 रुपए। तो मैंने सरकार से कहा कि ये तो किसानों को जो यूरिया जाता है वो बनाता हूं मैं। तो सरकार कहती किसानों की मदद करने के लिए 5 रुपए हम सब्सिडी देते हैं। तो सब्सिडी माइनस कर देंगे, फाइनल मार्केट में ये चीज कितने की गई? 105 रुपए। ठीक है जी, दिस इज मार्केट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। दिस इज फैक्टर कॉस्ट और दैट्स इट, फैक्टर कॉस्ट। ये बात क्लियर है? अगर जीडीपी कैलकुलेट करनी, यहां पे एक गुड की बात कर रहे थे, सारे गुड्स और सर्विसेज का आप फैक्टर कॉस्ट ऐड कर दो, you'll get GDP at factor cost, otherwise you'll get GDP at market cost. ये बात क्लियर है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? रेंट, लेबर, ये सारी चीजें। तो मतलब लागत कितनी है किसी चीज को बनाने में, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में फैक्टर्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ, दैट इज अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक बात है? ऑलराइट, तो अभी प्रेजेंटली हम अपनी जो नेशनल इनकम है कैलकुलेट करते हैं एट, नहीं, जिसको मैं गोला कर दूंगा वो सही थोड़ी होगा, पूरी लाइन तो पढ़ो। इंडिया यूज्ड टू कैलकुलेट टिल 2015। अब इंडिया ने ये चेंज कर दिया है बिकॉज इंटरनेशनल ग्लोबल जो प्रैक्टिस है दैट इज टू कैलकुलेट थिंग्स एट मार्केट कॉस्ट। इज इट फाइन? तो मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट हो गई क्लियर हमारी, जीडीपी भी हो गई, ग्रॉस से नेट जाना भी हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल जाना भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होते हैं कांस्टेंट प्राइसेस, दूसरे कौन से होते हैं? करंट प्राइसेस। राइट, करंट अफेयर्स क्या होते हैं? आज का। सो करंट प्राइसेस भी क्या है? आज के प्राइसेस। ठीक है जी, अब देखो, तो ये चीज 100 रुपए की है, इस साल मैंने ये चीज बनाई 1 यूनिट, मतलब 100 रुपीज की मैंने वैल्यू प्रोड्यूस की। अगले साल ये चीज हो गई 105 रुपए की, एंड मैंने कितनी बनाई? 2। कितनी हो गई? 10। ये मैंने वैल्यू प्रोड्यूस की, लेकिन 5% was the inflation in the economy. 5% was the inflation in the economy. तो मैंने इसमें इन्फ्लेशन की वैल्यू को भी ऐड कर लिया है। अगर मैं आज के प्राइसेस, करंट प्राइसेस के ऊपर जाऊं, पर यूनिट बात कर लेते हैं, इसको एक ही कर देते हैं, सो 105 दैट इज द करंट प्राइस। ठीक है जी, लेकिन मेरे को कैलकुलेट करना था कि जीडीपी के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। अगर मैंने इस साल 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज पूरी इकोनॉमी ने मिलकर प्रोड्यूस किए हैं, तो अगले साल जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई? हम 100 से कितने पहुंचे? 110 पहुंचे, 120 पहुंचे। अब इसमें हम इन्फ्लेशन थोड़ी कैलकुलेट कर लेंगे, महंगाई थोड़ी होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि पिछले साल अगर एक गुड प्रोड्यूस किया, इस साल क्या 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, उससे पता चलेगा ग्रोथ। ऐसे ही है? तो हम क्या करेंगे, करंट प्राइसेस पे जीडीपी अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इन्फ्लेशन भी आ जाएगी। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि असल में सेम वैल्यू ही हमने ग्रो की है। इज दिस फाइन? तो हम जब इस प्राइस को मान लेंगे कि इसको मान लेते हैं कांस्टेंट प्राइस, किसी भी साल को हम मान सकते हैं, जिस साल कोई सूखा ना पड़ा हो, मॉनसून नॉर्मल था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, इकोनॉमी वाज नॉर्मल, पैंडेमिक नहीं आया था, रिसेशन नहीं थी, उस साल के प्राइजेस के आधार पर जब हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है जी, इज दिस फाइन? सो जैसे 2014-15 इसको चुन लिया गया कि हम 2014-15 के जो भी प्राइजेस थे फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, इसी के आधार पर कैलकुलेट करेंगे इन 15-16 फाइनेंशियल ईयर, इन 16-17 फाइनेंशियल ईयर एंड सो ऑन। हर कुछ सालों के बाद हम फिर से चेंज कर लेंगे और इसको हम क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल दिस द बेस ईयर। इज दिस फाइन? सो जीडीपी क्लियर हो गई। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कर सकते हो या मार्केट कॉस्ट पे कर सकते हो। फैक्टर कॉस्ट इज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, you add taxes, subtract subsidies, you get what? Market price, market cost आ जाएगी।
राइट। अब करंट मतलब आज के प्राइसेस पर अगर हमने सारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको कैलकुलेट कर लिया, दैट इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। लेकिन हमें सिर्फ ये जानना है कि गुड्स कितने बढ़े, सर्विसेज कितनी बढ़ी, जीडीपी कितनी बढ़ी, इन्फ्लेशन का अलग से देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्राइसेस व्हाटएवर द बेस ईयर हैज बीन सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ऑन बेसिस ऑफ दैट हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है जी। चलो नाउ सी, इंडिया कैलकुलेट करता है अपनी इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं वो करंट प्राइसेस पे भी कर सकते हैं। अब हर कंट्री की अपनी प्रैक्टिस है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन बहुत वॉलेटाइल हुआ करती थी, बहुत तेजी से ऊपर। ठीक है जी। लेकिन आजकल इवन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड द केस इज सेम चीज हो रही है। ठीक है जी। अब ये चेंज हो चुका है। प्रेजेंट बेस ईयर इज नॉट दिस, इट इज 2014-15 इयर्स। राइट, ये चेंज होता जाएगा। तो ये आप नोट डाउन नहीं करना, आपने जब भी पढ़ना है आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर। यू नेवर नो कब क्या हो गया। आप एग्जाम देने जाओगे, आपने अपनी किताब में लिख रखा है, उसको ही पढ़ते जा रहे हो। हाँ, एज आई टोल्ड यू अंकिता, बेस ईयर जो होता है उसका क्राइटेरिया यही होता है कि वो बहुत एबनॉर्मल साल नहीं होना चाहिए। राइट, एंड यस्टरडे यू वर आस्किंग समथिंग अबाउट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स के चैप्टर में वैसे तो वो होना चाहिए, इसी चैप्टर में वो। एंड द 4 कैनन्स आर व्हाट? सर्टेनिटी, इक्विटी, हाँ, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस, है ना। सो बेसिकली कन्वीनियंस मतलब टैक्स पे करना आसान होना चाहिए। इक्विटी मतलब कि अमीर ज्यादा टैक्स दे, गरीब कम दे। कन्वीनियंस हो गया, क्या क्या बोल दिया मैंने। एक होता है दिस सर्टेनिटी, पता होना चाहिए आपको कि टैक्स कितना देना है, कब देना है। ऐसे नहीं कि आपने कमाई कर ली बाद में सरकार आके बताएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सर्टन। एंड देन वी हैव कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब टैक्स पे करना सस्ता होना चाहिए, टैक्स कलेक्ट करना सस्ता होना चाहिए। उस पर ही ज्यादा खर्चा, 100 रुपए टैक्स इकट्ठा किया, 50 रुपए खर्चा हो गया इकट्ठा करने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये अब ये थोड़े रिडंडेंट से कंसेप्ट्स हैं, कमी इसके ऊपर बात होती है। तो एवरी गवर्नमेंट नोज दैट एंड इट इज हैपनिंग। तो जो चीजें करंट में रहती हैं जैसे कि इन्फ्लेशन, बैंकिंग, इन चीजों के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। हिंडनबर्ग क्या था? हेज फंड, है ना, शॉर्ट सेलर। अब इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सो व्हाटएवर इज इन द करंट, वो कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है जी। अगर अभी मैं आपको शॉर्ट सेलिंग बता दूंगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा कि क्यों हो रही है। सो अभी लेट्स बी स्लो, अभी कंसेप्ट फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके बर्बाद होना सीखेंगे। ठीक है जी। ऑलराइट, अब सिमिलरली जैसे हमने ये नेशनल इनकम कैलकुलेट की, इंडिविजुअल आपकी इनकम भी कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है, आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आप इकोनॉमी नहीं पढ़ोगे। राइट, यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, योर सैलरी वाज 100, अगले साल हो गई 110, यू आर वेरी हैप्पी। 10% वाज द इन्फ्लेशन, आपकी सैलरी में 0 इंक्रीज हुआ असल में। ठीक है जी। और मान लेते हैं सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, तो आपने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अपनी असल इनकम ढूंढी, असल इनकम 100 ही है, अब आपको 20 रुपए टैक्स भी देने, तो आप खर्च कितना कर सकते हो? 80। सही बात है, है कि नहीं? सो 100 रुपीज इट इज योर नॉमिनल इनकम, दिख रही है, और 100 बढ़ गई 110, 110 हो गया, नाउ दैट इज योर नॉमिनल इनकम। व्हेन यू एडजस्ट योर नॉमिनल इनकम, उसमें से आप निकाल लेते हो इन्फ्लेशन, तो आपकी असल इनकम आती है, रियल इनकम। दिस इज योर रियल इनकम। ठीक बात है जी। फर्स्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, अभी क्लासेस में तो बहुत बार बताऊंगा, लेकिन बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए, न्यूज़पेपर डिस्कशंस करते हुए आपने मुझे बताना क्या इन्फ्लेशन का एक मतलब क्या होता है? महंगाई बढ़ जाना,
दूसरा क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी गिर जाना। सो दैट इज वाई रियल इनकम निकालना बहुत जरूरी है आपके लिए। 110 रुपए में आप खुश होते रहोगे कि मेरी इनकम बढ़ती जा रही है हर साल। आप ये नहीं सोच रहे कि इस 110 से आप एग्जैक्टली सेम चीजें खरीद सकते हो जो पिछले साल 100 से खरीद पा रहे थे। ठीक बात है कि नहीं? बिकॉज महंगाई भी बढ़ गई, आप घर पे तो उतना ही सामान लेके आ पा रहे हो, तो कोई इनकम नहीं बढ़ी, राइट? सो जब भी हम नॉमिनल से रियल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या एडजस्ट किया जाता है, क्या माइनस किया जाता है, इन्फ्लेशन। अभी कोई कंपनी भी ऐसे ही कर सकती है। कंपनी क्या करेगी कि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है ना, पिछले साल हमने ₹1,00,000 इकट्ठा किया था, इस बार 2 लाख कर लिया, उसमें से इन्फ्लेशन भी माइनस करनी पड़ेगी, बिकॉज वैल्यू ऑफ रुपी हैज फॉलन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो पिछले साल का ₹1,00,000 और इस साल का ₹1,00,000 इज नॉट द सेम। ठीक है जी, ये समझ में आई बात? ये सबसे बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। आपके घर वाले एफडीआं करवा के बैठे हुए हैं, उनका पैसा कम हो रहा है, ठीक है जी। फिक्स डिपॉजिट में लाइक वहां से उनको 4% ब्याज मिलता है, 6% इन्फ्लेशन होती है, दे आर स्टिल हैप्पी, राइट? -2% होता जा रहा है, कह के देखो, बात नहीं सुनते हैं। वो कहते बस ठीक है, हम तो इसी बैंक में रखेंगे, दादाजी ने भी रखे थे। दैट इज द माइंडसेट, इजंट इट? वोट किसको डालनी है? जिसको हम शुरू से डाल रहे हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग, देन यू शुड हैव डिक्टेटरशिप, गो टू रशिया, अगर आपको एक ही लीडर चाहिए, है ना? सो पीपल रेजिस्ट चेंज फॉर सम रीजन, लेकिन उनको आप जितना मर्जी समझाओ कि जी एफडी में आपके पैसे कम हो जाएंगे अगर इन्फ्लेशन जो है आपके मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। सो इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज 6%, यू शुड एटलीस्ट बी अर्निंग 8% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट? ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इन्फ्लेशन के बाद समझ में आती हैं। आजकल लोग घर खरीद लेते हैं बहुत महंगे, राइट? लाइक दिस बिल्डिंग इज फॉर अराउंड 8 करोड़, है ना? ये जिस बिल्डिंग में हम हैं, इसकी आज की वैल्यू कितनी? 8 करोड़ रुपए। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो खरीदेगा, क्योंकि आप मान लेते हो, आप खरीद लेते हो, तो क्या होगा, 8 करोड़ की बिल्डिंग में आपको मान लेते 5 लाख किराया आएगा, सभी जितने भी टेनेंट्स हैं सब कुछ चढ़ गया, आपको 5 से 6 लाख रुपए किराया आएगा, पूरे साल के अंदर 60 लाख रुपए। तो आपको तो 7-8 करोड़ पता नहीं कब वापस आएगा। ये कैसी रिटर्न हुई, है ना? यही सेम पैसा आप कहीं और रख सकते थे। तो ये बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आप समझते हो, आपकी डेली लाइफ में आपको काम आते हैं, ठीक है जी। नॉमिनल से रियल आगे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, हमेशा ऐसा ही होगा। नॉमिनल से रियल कैसे आना है, आपने मुझे कहना है कि इन्फ्लेशन माइनस करके, ठीक है। अब कौन सी इनकम को आप डिस्पोज कर सकते हो, खर्च सकते हो, उड़ा सकते हो, पहले टैक्स दोगे। सो रियल इनकम में से टैक्स माइनस कर देंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। नाउ यू कैन स्पेंड दैट, right? Share market is very good opportunity, right? Everybody thinks that till they buy something and it starts going down, तब तक सबको लगता है, right? तो without any guidance you should not do anything. तो आपको ऐसे ही नहीं, वो कृष्ण जी ने जो कहा था कि गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो शेयर मार्केट में भी है, सारा पैसा डाल के उड़ा दोगे। चलिए जी, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? टोटल इनकम माइनस टोटल पॉपुलेशन, वेरी सिंपल। तो ये आ जाती है पर कैपिटा इनकम, ठीक बात है जी, राइट? दैट्स गुड अंकिता। चलिए जी, नेक्स्ट चीज, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होती है, आपको बता दिया गया था कल, वैसे बताया गया था कि नहीं? व्हीट ली थी, फिर उसका हमने आटा बनवाया था, फिर केक भी बनवाए थे। तो हमने वैल्यू एडेड समझी थी कि 5 रुपए की व्हीट ली और 10 रुपए में बेच दी। व्हाट इज द वैल्यू एडिशन हियर? 5 रुपीज। इट्स एग्जैक्टली। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वैल्यू एडिशन, ये आपने समझना है। अब किसान आज ये बेच रहा है, उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अगर किसान के घर के अंदर जो बेटी है, उसने खोल ली बेकरी, इंस्टाग्राम का बना लिया पेज, ठीक है जी, तो उसने क्या उठाया, ये और ये बनवाया, अपने घर पे ही बना लिया, तो उसके इसमें पैसे भी कम लगेंगे, 8 रुपए ही लगेंगे बस, क्योंकि घर पे बना लिया।
एंड देन ये 5 रुपए के, इफ शी इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, 500 रुपए के केक्स बेच दिए, है कि नहीं? दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन। इसमें कुछ भी इतने का लगा नहीं है, ये मार्जिन है, ये प्रॉफिट है, और इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन अगर हो जाए, किसान बहुत सारे जो आज सुसाइड्स कर रहे हैं वो बच जाएंगे। जैसे किसान टमाटर बेचते हैं, आलू बेचते हैं, है ना, एंड उसका पैसा नहीं मिलता। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कमी है लैक ऑफ वैल्यू एडिशन, एंड उसके बहुत सारे कारण है, एग्रीकल्चर चैप्टर में हम करेंगे। सरकार भी एक रोड़े का काम करती है, ऑब्स्टेकल का काम करती है। जैसे सारा जो लिबरलाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर को छोड़ के हर जगह पे हो गया। आज किसान किराए पे अपनी जमीन दे, वो बहुत मुश्किल है। और हमने क्या एग्जांपल की थी, दैट देयर वाज अ फैमिली, वन किसान, फिर उसके 8 बेटे हो गए, फिर उसके आगे बहुत सारे हो गए, है ना, पोते पड़पोतियां, सबका मुंह देख के उसने कहा मेरे को मरना है। सो ये सारे हो गए हैं, अब इतनी सी जमीन रह गई है। ये अभी भी वही कर रहा है जो 3 पीढ़ियां पहले हो रही थी। एंड इसके आलू जो हैं, अगर इन सबकी फसल अच्छी होगी एंड एवरीबडी इज ग्रोइंग पोटैटोज, तो इसको प्राइस नहीं मिलेगा, बिकॉज सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो होना क्या चाहिए था कि ये सारे छोटे किसान अपनी अपनी जमीनें इस एक किसान को किराए पे दे दें। ये इसकी अपनी जमीन थी, लेकिन ही इज डूइंग एग्रीकल्चर ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। जैसे एक बड़ी फैक्ट्री ज्यादा पैसे कमाती, वैसे ही एक बड़ी जमीन ज्यादा पैसे कमाएगी। बड़ी सिंपल और लॉजिकल सी बात है, राइट? अगर ये व्यक्ति अपना ट्रैक्टर खरीद लाए, ये भी, इसका तो खर्चा ही नहीं पूरा होगा किसी का भी। ऑन द अदर हैंड, अगर ये व्यक्ति एक ट्रैक्टर खरीदता है ये सब चीजों के लिए यूज करने के लिए, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है जी, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाती है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो नहीं हो रही है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है जी? ऑलराइट, सो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू एग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वो काम ही ये कर रही है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अब यहाँ पे क्या है, जो आउटपुट की बात हमने की, लाइक केक 500 रुपए के, है ना, और पिछली जो आटा यूज हुआ था दैट वाज 8 रुपीज। बाकी सारी की सारी क्या है, दैट इज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी के लिए। जितनी वैल्यू एडिशन है उतनी ग्रोथ है। ठीक है जी? ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई लाइक बिजनेसेस आर इंपॉर्टेंट। व्हाई? दे ऐड वैल्यू। वो धागा लेते हैं, कपड़ा बना के, कोई सेम टी शर्ट को 10,000 की भी बेच देता है ना। पीपल थिंक ये इतना अमीरों के लिए बना रहे हैं, तो आप भी बेच लो। सही बात है क्या नहीं? तो ये उसका अपना काबिलियत है, उसकी वैल्यू एडिशन बहुत अच्छी है। एंड इफ ही इज सेलिंग द सेम शर्ट एट 10,000, व्हाट विल हैपन इज ही इज गोइंग टू पे वेरी गुड टू हिज एम्प्लॉइज, है कि नहीं? सो ग्रोथ होनी चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप सेटल हो जाता है। ठीक है जी? ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। सो इमेजिन करते हैं कि आप रह रहे थे सऊदी अरेबिया के अंदर या ईरान के अंदर, एंड ऑल ऑफ यू आर वुमेन, राइट? आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप सभी औरतें हो। अब तेल के कुएं मिल गए, देश बहुत अमीर है, घर पे सब सुख सुविधा है, लेकिन आप घर के मर्द की परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते, एजुकेशन नहीं ले सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, राइट? विल यू बी हैप्पी? You will not be, right? And if you are a minority in these countries, अगर आप सऊदी अरेबिया में एक शिया मुस्लिम हो या ईरान में एक सुन्नी मुस्लिम हो, तो आपकी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अहमदी मुस्लिम हो, तो फिर तो कभी भी जान जा सकती है ना? अगर कुरान पढ़ते हुए भी देख लिए गए तो फांसी। ठीक है जी? क्योंकि आप मुस्लिम नहीं हो, ऐसा सरकार ने बताया, और तुम कह रहे हो कि मैं हूं। तो ऐसी एक वियर्ड सी सिचुएशन पैदा हो गई है। विल यू बी हैप्पी विद द मनी? नहीं। ठीक बात है। सो दैट इज अ थिंग कि क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, कि जीडीपी कितना ग्रो कर रही है, क्या जरूरी है क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन इंडिया ऑल्सो, जैसे हमने बात की थी जॉबलेस ग्रोथ की, तो इंडिया की नेशनल इनकम जीडीपी इज ग्रोइंग एवरी ईयर, एंड कुछ साल तो बहुत तेजी से ग्रो की है। जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव,
की लीडरशिप में, उसके बाद उसका जब इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हुआ तो इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है, राइट। और 2007-8 तक तो बहुत जबरदस्त लेवल तक ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद वो ग्लोबल रिसेशन आ गया, अमेरिकन बैंक्स की गलतियां, एंड फिर सारी इकोनॉमी में थोड़ा सा डर पैदा हो गया, तो इंडिया की भी थोड़ी जो बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही थी वो थोड़ी रुक गई, राइट। सो बट व्हाट वाज हैपनिंग वाज जीडीपी बढ़ रही है और हम पॉपुलेशन से डिवाइड करके कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई, राइट। बट इज दैट एवरीथिंग दैट इज नीडेड? नो, very few, like the top 10% of Indians having 40% of income, 60% of income, हर साल ऐसा होता है। तो 90% जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ बहुत बुरी है। कहा जाता है इंडिया इज रिच, इंडियंस आर पुअर। कुछ लोग दिखेंगे आपको बहुत अमीर हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास मल्टीपल गाड़ियां, जितनी चाहिए उतनी भी नहीं है ना, कि घर में 3 चलाने वाले फिर तो ठीक है, 3 गाड़ियां रखो, 3 चलाने वाले 6 रखी हुई है। बड़े शहरों में कुछ ऐसा भी दिखा, जब नैनो आई थी लोगों ने अपने सर्वेंट्स को लेके दे दी तो भाई सब्जी वगैरह लाने के लिए तेरे लिए नैनो गाड़ी, राइट। सो ऐसा भी हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है गाड़ी खरीदने में। सच बात है कि नहीं, है ना? सो दैट इज द डिफरेंस। इतनी इनइक्वालिटी, दैट मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडियंस इज नॉट गुड। सो व्हाट हैपेंड, पहले सारे इकोनॉमिस्ट ग्रोथ कैलकुलेट किया करते थे व्हिच वाज अ क्वांटिटेटिव मेजर। सो जीडीपी नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जीडीपी कैलकुलेट कर ली, जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट कर ली एंड सो ऑन, बट वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू वी कैलकुलेट क्वालिटी ऑफ लाइफ? किसको बोलते हो आप, किसको बोलते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्या अच्छा होना चाहिए? डेवलपमेंट हो, लाइक व्हाट? स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओके। हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, और अच्छा पानी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और लाइक ऑल दीज पीपल गोइंग टू कनाडा, है ना, कुछ बहुत अमीर भी होते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बेच के जाते हैं। उनसे पूछो क्यों जा रहे हो, दे आर लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है यहाँ पे। तो बाहर ऐसा क्या है? साफ हवा, साफ पानी, है ना, हाँ, बेटर गवर्नमेंट है, ऐसा लगता है उनको, हाँ। तो वहां पे रूल्स वगैरह फॉलो होते थे, फिर इंडियंस आ गए। अब आप देखते हो, कभी कहीं घुस गए, कभी किसी का झंडा उतार दिया, कभी एक दूसरे को गोलियां मार ली, है कि नहीं? तो अभी रूल्स जो है धीरे धीरे दे आर ब्रेकिंग देम। हाँ, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। देखो, है ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी डेफिनेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ की, दैट इज अ थिंग। नाउ somebody would say I should be free to do whatever I want. मुझे नहीं करना काम धंधा, सरकार थोड़ी पेंशन दे दे, 10,000 रुपए चाहिए होते हैं, इतना मेरे को मिल जाना चाहिए और मैं बस घूमता फिरता रहूं। किसी की ये होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी को होगा कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, मैं नई नई चीजें करता रहूं, राइट। सो सिर्फ नंबर्स हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बता सकते। जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दैट डेवलपमेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, ये बता दूं मैं आपको। अब आपने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, जैसे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है वैसे ही दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि कैसे मेजर करें डेवलपमेंट को। तो उन्होंने 3 चीजों के बेसिस पर डेवलपमेंट को मेजर करना स्टार्ट किया। वन वाज हेल्थ, सेकंड वाज एजुकेशन, थर्ड वाज पर कैपिटा इनकम, राइट। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसी के साथ आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आप कितने साल जिंदा रहोगे अगर आज इंडिया में पैदा होते हो, आज यूरोप में पैदा होते हो, एंड सो ऑन, राइट। एंड आप कितनी एजुकेशन लेते हो, व्हाट इज द एवरेज, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन की कितनी आप ले पाओगे। तो ऐसे टोटल, इन टोटल 4 इंडिकेटर्स थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने मेजर करना स्टार्ट किया डेवलपमेंट को, एंड दिस वाज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोला इसको हमने? हाँ। सो यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकालनी स्टार्ट की विच वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इज इट फाइन? मैंने आपको 4 इंडिकेटर्स बता दिए। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। ठीक है जी। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर रिलेशनशिप है। जा नहीं, दो बताए ना मैंने एजुकेशन के। सो मैंने आपको बताया कि मीन एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड, दो चीजें बोली मैंने कि व्हाट इज एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर द पीपल टुडे, एंड अगर आप इंडिया में आज पैदा करते हो तो एक्सपेक्टेड कितनी है, थोड़ी बढ़ेगी भी ना। तो इन दो मैट्रिक्स को एजुकेशन के अंदर हमने इंक्लूड किया। हेल्थ में इट वाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एट बर्थ एंड द नेशनल इनकम पर कैपिटा, राइट। सो 2 फॉर एजुकेशन, 3 and 4, एंड वी गेट व्हाट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसको भी आजकल लोग बढ़िया नहीं मानते हैं, लेकिन चलो टू बिगिन विद वी हैड समथिंग, राइट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में से दुनिया के इकोनॉमिस्ट में चर्चा स्टार्ट होगी कि पहले क्या होना चाहिए, राइट। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहले बिजनेसेस को काम करने दो, अपने आप इनकम जो है ट्रिकल डाउन कर जाएगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, एक्सपोर्ट्स होंगे, पैसा कमाएंगे, सैलरीज देंगे, सैलरीज वाले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे भी जॉब्स करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट। सेकंड ओपिनियन वाज दैट यू फोकस ऑन द हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड गुड ह्यूमन रिसोर्सेज विल लीड टू ग्रोथ। बात सच ये है कि दोनों चीजें सही है, ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी तो ग्रोथ होगी। ठीक है जी। सो हम ये नहीं कह सकते कि पहले इस पे पैसा लगाओ, उस पे पैसा लगाओ। सो देयर इज अ सर्कुलर रिलेशनशिप विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। सो नाउ सी, लेट्स सपोज दैट यू नो पंजाब की एग्जांपल ले लो। पंजाब इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री, बट जब ऐसा माहौल बन जाए कि आपको बाहर जाते हुए डरना लगना स्टार्ट हो जाए, राइट, सो दैट इज अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ। समझ रहे हो आप? यूपी की एग्जांपल दी जाती थी, चलो अच्छी बात है, अपने अपने देश की स्टेट ही है, और जिसकी इमेज जो है वो ठीक हो गई, राइट। सो वेदर यू लाइक द पॉलिटिशियंस और नॉट डजंट मैटर। सो एक इमेज ठीक हो गई कि अब यूपी में गुंडई नहीं चलेगी। हुआ क्या नहीं ऐसा? एवरीबडी सेइंग दैट, इवन पीपल हु हेट बीजेपी एंड एवरीथिंग, वो भी मानते हैं इस चीज को। सो दैट इज इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज इससे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अदरवाइज कहीं पर इतनी पॉपुलेशन हो, कंपनीज तो भाग भाग के जाएं, क्योंकि मार्केट है ना ये सारी। लेकिन क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट इतनी जाती थी? बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राइट। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और अभी तो हम बहुत एक नैरो डेफिनेशन में इसको मेजर करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स आ चुके हैं जिसमें हम इंटरनेट की सुविधा मिल रही है या नहीं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, फ्रेश एनवायरमेंट एयर आर यू गेटिंग और नॉट, एंड देन ऑल्सो सोशल सपोर्ट, क्या आपकी जिंदगी में कोई है, यू कैन रिलाई ऑन समबडी और नॉट। ठीक है जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जैसे इंडिया में क्या है, दैट सारा गांव आ जाता है, सही बात है कि नहीं? किसी को जरूरत है, द होल विलेज विल बी देयर। इन न्यूयॉर्क नोबडी केयर्स, है ना। अपार्टमेंट में किसी की डेथ हो जाए, 3 हफ्ते तक पड़ा रहेगा, उसको किसी को पता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज सोशल सपोर्ट। फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो? नहीं, राइट। यू आर इंडियंस, इंडियन किड्स वो अमेरिका में चले जाएं तो इंडियन पेरेंट्स नहीं लेने देते हैं फैसले, आप नहीं ले सकते हो। ठीक है जी। सो दैट इज अ थिंग। अब फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, आप रूरल इंडिया में चले जाओगे तो फिर बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं है, राइट। वहां पे कोई अगर अपनी बेटी को रेसलिंग करवाने के लिए स्कूल में ज्वाइन करवा दे, दैट पर्सन इज अ हीरो, है कि नहीं? ऐसा ही होता ना, किसने अपनी बेटी को रेसलर बना दिया, दिस गाय इज अ हीरो। वो इतनी हेरोइक बात है उन जगहों के लिए। सो दैट मींस बेटियों की अपनी चॉइस नहीं है। किसने बनवाया? पिताजी ने, है ना। बेटी चाहती तो नहीं बन सकती थी। सो एवरी बेटी इज लुकिंग एट पिताजी की जाना है कि नहीं जाना, व्हाट इज माई टाइम टू कम होम। तो आप यू नॉट मेकिंग योर लाइफ चॉइसेस। इफ इट इज हैपनिंग फॉर एवरीबडी, दैट इज इक्वालिटी। ठीक है, बेटों के लिए भी सेम टाइम पे बंद कर दो दरवाजे, है कि नहीं? सेफ्टी तो वैसे सबकी बहुत मुश्किल में बनी हुई है
So that is equality. But when a particular gender is not having freedom to make choices, तो फिर आपका रैंक गिर जाएगा कंट्री का, ऐसे इंडिकेटर्स के अंदर। ठीक है जी, चलिए। सो आई होप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्लियर। सो डेवलपमेंट कैसे इंश्योर कर सकते हैं हम? वेलफेयर ऑफ पीपल एंड बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते हैं, बड़ी सारी कुछ कोट्स यूज करते हैं। वन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की बात की जाती है, राइट? ईज ऑफ लिविंग क्या है? कि आपकी जिंदगी अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। दैट इज वाई जनधन योजना से लेके जल जीवन मिशन, घरों के अंदर टूटियां लगवाई जा रही हैं, वॉशरूम्स बनवाए जा रहे हैं। क्यों? क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं विकास, राइट? एटलीस्ट 2 गवर्नमेंट जॉब्स इन ईच फैमिली। ओह, दैट्स योर डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, लेट मी नॉट ब्रेक द motivation you are having about government jobs. ओके जी। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये इंडेक्स होता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज को रैंक किया जाता है। फर्स्ट वाज पब्लिश इन 1990। महबूब उल हक इंग कॉल, ये 2 व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एंड एक व्यक्ति ने ऐसी ही इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत काम किया इंडिया के अंदर। हिज नेम इज अमर्त्य सेन। क्या नाम है? तो पहले ये बहुत आर्टिकल्स लिखा करते थे इंडिया के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, बट नाउ ही इज वेरी ओल्ड। तो 3 इंडिकेटर्स आपने कर लिए। नंबर 1 इज, सेकंड इज, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेजर करेंगे? विल मेजर दैट बाय पर कैपिटा इनकम। एजुकेशन बाय मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग। एंड हेल्थ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है जी। सो नाउ दिस इज सॉर्ट ऑफ आइडिया कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है। सो अमर्त्य सेन सेड दैट ह्यूमन कैपेबिलिटीज के ऊपर काम करना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट ह्यूमन कैपेबिलिटीज, लेकिन पहले उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज देनी चाहिए, राइट? सो Amartya Sen's work on human capability, it is framed in terms of whether people are able to be and do whatever they want in life. क्या आप जो होना चाहते हो सकते हो? कैसी कंडीशन सरकार ने, सोसाइटी ने, फैमिली ने प्रोवाइड की, और जो आप करना चाहते हो क्या कर सकते हो, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। वो कैसे होंगी? पहले आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अच्छी पेरेंटिंग मिलेगी, right? So everyone should be well fed, sheltered, healthy, doing what? Work, education, voting, participating in community life. This is also very important. अगर कोई चाहता है कि वो कम्युनिटी लाइफ में पार्टिसिपेट करे, किसी को रोकना नहीं चाहिए, राइट? अब इंडिया में दिस इज ऑल टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आप जहां जाना चाहते हो चले जाओ। कौन से पार्क में घुसना है, मॉल में घुसना है, मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में, मूड के मुताबिक लोग माथे टेक रहे हैं, है ना? कि यहां से बात नहीं बन रही, उधर भी जाके आते हैं। ऐसा चल रहा है कि नहीं? अगेन आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ नेबरहुड पाकिस्तान। तो जो कम्युनिटी है, अहमदियास कम्युनिटी है, कादियानीज, वो कह रहे हैं हम मुस्लिम हैं। सरकार कहती कि अगर मुस्लिम कोई सिंबल भी लगा लिया फांसी हो जाएगी। नमाज पढ़ते हुए पकड़े गए, फांसी। यू आर नॉट सपोज टू कॉल योरसेल्फ मुस्लिम, right? Because you are not adhering to the strict principles of Islam, whatever. ठीक है जी। कोई क्रिश्चियंस जो हैं उनको कह दिया कि इन्होंने कुफ्र कर दिया, ब्लास्फेमी। वो क्या होता है? धर्म का निरादर कर दिया मेरे। अब उसको प्रूव कैसे करें कि नहीं किया? उतनी देर में फांसी हो जाती, राइट? सो दिस इज हैपनिंग। आप देखोगे अभी क्रिश्चियन एक औरत थी, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इतना शोर मच गया क्योंकि उसको फांसी की सजा हो गई थी। फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह, वहां के जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं वो थोड़ा शोर मचा लेते हैं, तो कई बार कोई बच जाता है, नहीं तो नहीं बचता। आप देख रहे हो कैसा खतरनाक माहौल है। व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीज आर दीज? एंड देन सिमिलरली इन बांग्लादेश ऑल्सो। अभी प्रेजेंट जो सरकार है शेख हसीना, उसके टाइम पे थोड़ा कम होता है, अदरवाइज तो वो भी, खालिदा जिया एक लेडी है, उसके टाइम पे सब पागल हो जाते हैं, राइट? सब माइनॉरिटीज को पीट पीट के भगाने लग जाते हैं। सो नाउ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है दैट नोबडी इज रिजेक्टिंग कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट व्हाट इज द नॉर्मल एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन, ये हमें सोचना चाहिए।
नॉर्मल इंडिया के अंदर क्या है, इट इज नॉट दैट माइनॉरिटीज आर बीइंग परसिक्यूटेड एवरीवेयर एवरी डे, दे आर कॉन्स्टेंटली लिविंग अंडर दिस फेयर कि ओ माय गॉड पता नहीं कब कौन मार दे, ऐसा तो नहीं चल रहा। हाँ एबरेशंस हुई हैं और वो सब कम्युनिटी के साथ हुई हैं, राइट, बट ओवरऑल दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड लाइफ, लीडिंग अ गुड लाइफ। अगर ऐसा सब कुछ आप किसी को प्रोवाइड करते हो, उसके बाद everybody can choose for themselves, right? Someone choosing to be hungry, वो उसकी मर्जी है, ना करे, लेकिन अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, दैट इज अ फेलियर ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, yes, ऑलराइट, सो दैट इज डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट्स आजकल फोकस करती हैं डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर, लेकिन क्या डेवलपमेंट होगी तो आप खुश हो? नहीं, राइट। आजकल छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि मेरे को डिप्रेशन हो गया, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू नो सुन लेते हैं यूट्यूब वगैरह, मम्मियां दे देती हैं कि रोना बंद करो, ये लो देखो, है ना, वहां पे सुन लेते हैं कि डिप्रेशन एक चीज है, एंड दे से कि मेरे को भी हो गया, है ना। उसको छोड़ के असल हैप्पीनेस की बात अगर करें कि डेवलपमेंट हो जाए तो क्या हैप्पीनेस आ जाती है। सो सम कंट्रीज लाइक भूटान ने क्या स्टार्ट किया, दे सेड वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, राइट। हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट वगैरह, अगर डेवलपमेंट होती है एट द कॉस्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस, एंड व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू कैन बी डिफरेंट फॉर समबडी एल्स, है कि नहीं। अब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करने के लिए भूटान ने ये सब चीजें रख ली, हायर रियल पर कैपिटा इनकम, गुड गवर्नेंस, करप्शन नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना फॉर द सिटीजंस, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप सवाल पूछ सकते हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सरकार सब कुछ बता रही है कि इतने पैसे आए, इतने की सड़क बनी, ठीक है जी। ये सारी चीजें आती हैं गुड गवर्नेंस के अंदर। एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कल्चर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सो ये एक बुद्धिस्ट कंट्री थी, तो ये उनका आइडिया ऑफ हैप्पीनेस था, ठीक है। कई बार भूटान क्या करता है, वो कहता है कि हमें नहीं एग्रीमेंट साइन करना। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल ये एक ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, भूटान बाहर हो गया, वो कहता है कि बहुत ट्रक्स आ जाएंगे और हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, राइट। सो वी डोंट वांट टू ट्रेड लाइक दिस, समझ रहे हो। हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, उससे बिजली बेचेंगे, जितना पैसा आता है ठीक है, इतनी भी डेवलपमेंट नहीं करनी है। तो वो भूटान का आइडिया है ऑफ डेवलपमेंट। कईयों को ये रिडिकुलस लगता है आइडिया की ये कैसी वाहियात बात है, कईयों को लगेगा कि बिल्कुल ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं, जिनको बहुत पैसा चाहिए, जिनको है कि नहीं पैसा करना क्या है, मर ही जाएंगे, है ना। बस फिर वो भूटान से आइडिया अडॉप्ट कर लिया यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने, एंड अब निकलती हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स ऑल्सो। 6 पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, दया भाव समाज के अंदर, एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो मतलब पूछा जाएगा करप्शन है या नहीं, दैट इज सेपरेट थिंग। अगर लेकिन सिटीजंस कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हैं सरकार चोर है, सरकार चोर है, दे आर नॉट हैप्पी ऑब्वियसली, है कि नहीं, है या नहीं अलग बात है। तो जेनरोसिटी होनी चाहिए, आर पीपल काइंड अराउंड यू, नो दे आर नॉट, आर दे, इट डिपेंड्स वेयर यू आर, है ना। इन दिल्ली देयर आर वेरी लैक ऑफ काइंड पीपल, तो वहां पे क्या होता है, सड़क पे कोई मर रहा होता है एंड पीपल आर गोइंग, ऐसे ही हुआ था निर्भया गैंग रेप केस के अंदर। सो 6-6, 7-7 घंटे तक कोई मरता रहता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है ना। अब आजकल वीडियोस आ रही हैं, कुत्तों को पीट रहे हैं लोग, तो जहां बुलडॉग दिखा उसको पीट दिया बिकॉज ऑफ वट एवर दे आर सीइंग। तो ये सब चीजें चल जाती हैं। सो ऐसी सोसाइटी के अंदर यू कैन नॉट बी हैप्पी, यू स्टार्ट फीलिंग क्रिंजी ऑल द टाइम्स, है ना, कि कैसा पागल सा देश है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। सो ये इसमें परसेप्शन मतलब लोगों से पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेस। कई बार क्या होता है, बहुत गरीब मुल्क कहता है कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अमीर मुल्क कहता है कि हम बहुत दुखी हैं। इंडियन ज्यादातर खुश रहते हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, यू सी। सो दैट इज द थिंग। अब ये इसका कारण बताया जाता है कि जी धार्मिक लोग हैं थोड़े से, खुश रहते हैं कि जो भगवान की मर्जी, राइट। हाँ सर एक इंडेक्स देखा था, हैप्पीनेस इंडेक्स, वहां पर इंडिया की रैंक 126 थी, हाँ पाकिस्तान की इंडिया से बेहतर। सी
वो और बढ़िया है, बिकॉज दे वेरी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उनका। अमृतसर तरन तारण के पास रहते हैं ये सारे, बहुत फनी लोग हैं, जस्ट लाइक कपिल शर्मा, सो दे आर हैप्पी, राइट। तो दैट इज द थिंग, हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद मनी अचीवमेंट्स, दैट यही बताया जाता है ना। कुछ लोग हमेशा ही दुखी रहेंगे। पहले कुछ लोगों को लगता था कि क्योंकि मैं आईएएस नहीं हूं इसलिए दुखी हूं, बनने के बाद लगता है क्योंकि मैं चीफ सेक्रेटरी नहीं बन रहा इसलिए मैं दुखी हूं, है ना। मेरा बैचमेट पहले प्रमोशन ले गया इसलिए मैं दुखी हूं। कुछ लोगों ने सोचा हुआ है कि हम दुखी रहेंगे और वो दुखी रहेंगे, राइट। कहा जाता है इफ यू आर नॉट कंटेंट एंड सेटिस्फाइड एंड हैप्पी टुडे यू विल नॉट बी टुमारो, राइट। तो माइंडसेट की बात है, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस डेवलपमेंट, मनी, वेल्थ, इनसे नहीं जुड़ी हुई चीजें, ठीक है जी, दिस इज फाइन। और आगे चलते हैं फिर। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की कहानी। सो इंडियन इकोनॉमी बहुत अमीर थी, कब? सो ड्यूरिंग द मुगल्स, इंडिया एंड चाइना दे वर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। सो ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा, क्लोज टू 50% इंडिया और चाइना के पास था जब तक मुगल्स थे। फिर आगे अंग्रेज, अंग्रेजों ने सब खत्म कर दिया बिकॉज ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। दे ड्रेन्ड एवरीथिंग, हमारा सारा पैसा ले गए, इतने टैक्सेस लगाए एंड कलेक्टेड ऑल दीज टैक्सेस। फिर इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाया गया, वहां पर फिनिश्ड गुड्स बना के इंडियंस को बेच दिया गया, राइट। फिर अगर कोई ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रेलवेज बना रहे हैं तो उनको गारंटीड इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, मतलब घाटा हो ही नहीं सकता, ऐसे बिजनेस कंडीशंस क्रिएट कर लिए इन्होंने। एज अ रिजल्ट जब ये छोड़ के गए, इंडिया बहुत गरीब था, ओनली 17% इंडियंस कुड रीड एंड राइट। लिटरेसी की क्या डेफिनेशन है कि अगर आप कुछ शब्द लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, दैट इज लिटरेसी। एंड बाय दैट डेफिनेशन ओनली 17% इंडियंस वर लिटरेट। और इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 32.5 ईयर्स, राइट। अब ये सोसाइटी के अंदर एक कहानी घूम रही है, पहले बहुत लंबी उम्र होती थी, ऐसे ही बताया जाता ना, पता नहीं कब थी। तो यहाँ पे तो बहुत लोग मर रहे हैं। अब बात ये थी कि जैसे ग्रेट बंगाल फैमिन हो गया इन 1943, तो उसमें 30-40 लाख लोग मर जाएंगे। ऐसे पैंडेमिक्स, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, खाने की कमी, पानी की कमी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, ऑल दीज थिंग्स दे वर द रीजन दैट हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट वाज वेरी लो, ठीक है जी। देन वी गॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस के बाद हमने डिसीजन लिया कि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है जी। सो पहला सवाल क्या था कि सरकारी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बनना डिसाइड किया एंड पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया, सरकारी सेक्टर को। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या रोल होगा? मैंने आपको बताया था कि वी वर अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारी अपनी इकोनॉमी का साइज इतना कम था कि अगर बाहर से इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते तो हमारी इकोनॉमी उनकी गुलाम हो जाती। इस कंसेप्ट को बोला जाता है न्यू कॉलोनियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म, जो चाइना करता है आजकल डिफरेंट छोटी कंट्रीज के साथ, राइट। आज अगर चाइना या इंडिया या कोई भी जाए सूडान के किसी भी एक पार्टी को बोले कि हम तेरे को इतना पैसा देंगे, अपनी लड़ाई जीत ले, लेकिन उसके बाद जितने भी पोर्ट हैं वो हम चलाएंगे, राइट। दैट इज न्यू कॉलोनियलिज्म। आप जाके वहां पर आर्मी नहीं लेके जाते हो, आप पैसा देते हो। तो इसलिए वी वर आल्सो स्कैर्ड कि दोबारा से आ जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और ले जाएंगे पैसा। सो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए। अब हमने ये भी बात की कि इंडिया का अपना कैपिटल जो था वो ड्रेन हो गया था, वो बाहर चला गया था। दूसरी हम बात कर रहे हैं, हमने बाहर से आने के लिए कैपिटल के दरवाजे बंद कर दिए, तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? यू नीड कैपिटल फॉर एवरीथिंग, राइट। आपके पास फसलें नहीं है, आपका एग्रीकल्चर इतना वीक है, यू आर नॉट हैविंग इनफ फूड टू फीड ऑल द इंडियंस, एंड पॉपुलेशन ग्रो करने लग गई है बहुत तेजी से आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो यू नीड मनी, बट कहां से आएंगे? तो दिस वी रियलाइज इन द 80s एंड 90s दैट खोलना ही पड़ेगा। फॉरेन कैपिटल के लिए इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट। और फिर हमने खोला, एंड इट वाज सो लाइक फिजूल का डर पैदा हुआ था इंडियंस के अंदर कि आपकी सरकार है,
अगर आपको फॉरेन कैपिटल का डर है, किस प्रकार से आएगी, कौन सी कंपनी आएगी, आप परमिशन दे के आने दो, है कि नहीं? अभी रिसेंटली कुछ साल पहले तक ऐसा ही होता था, ज्यादातर एफडीआई जो है वो अप्रूवल रूट से आती थी। अब हम इतने बोल्ड हो चुके हैं एज एन इकोनॉमी कि ज्यादातर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ऑटोमेटिक रूट से आ जाती है, जिसको करना है कर लो। डिस्पाइट अ फ्यू कंट्रीज, अगर आप चाइनीज इन्वेस्टर हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, तो हम परमिशन देंगे, या फिर कुछ सेक्टर्स कि आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना है या ऐसे कुछ सेक्टर्स में जाना है तो हम परमिशन देंगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, जो भी करना चाहता है इन्वेस्टमेंट आके करे, राइट? नाउ डजंट मैटर बिकॉज कैपिटल इज एवरीथिंग। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज रिवर्स माइग्रेशन होनी स्टार्ट हो गई है कैपिटल की। पहले इंडिया का पैसा यहां से चला गया बाहर, अब आ रहा है बाकी सारी दुनिया से, एफडीआई इज कमिंग टू इंडिया नाउ। सो रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो चुकी है कैपिटल की, इसके बाद होगी लोगों की, राइट? जो टैलेंटेड लोग होंगे वो इंडिया आ जाएंगे, जिनके पास स्किल की कमी होगी, टैलेंट की कमी होगी, वो उन कंट्रीज में चले जाएंगे जहां पर लेबर की कमी है, राइट? नाउ द ट्रेंड हैज स्टार्टेड। इज दिस फाइन? ऑलराइट। सो अभी ये क्वेश्चंस थे जब हम इंडिपेंडेंट हुए कि हमारी प्राइम मूविंग फोर्स क्या होगी इकोनॉमी की। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइम मूविंग फोर्स? मतलब प्राइम मतलब प्रथम, प्रधान। कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री? किसको ज्यादा एम्फसाइज करना है, किस पे ज्यादा जोर देना है ताकि वो लीडरशिप ले इकोनॉमी की? सो या हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर को बहुत इन्वेस्टमेंट करें, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करें और एग्रीकल्चर में ग्रोथ आ जाए, पैसा आ जाएगा देश के पास, फिर उसको इंडस्ट्री में लगा देंगे, या इंडस्ट्री को ग्रो करें और फिर एग्रीकल्चर में लगा देंगे। तो हमने उस समय ये फैसला लिया दैट इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों फैसला लिया? बिकॉज उस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी और उसमें रियलाइज किया गया था कि इंडस्ट्रियलाइज होना बहुत जरूरी है। ऑल दीज कंट्रीज दे वर वेरी इंडस्ट्रियलाइज, और जितनी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी वो जीत गई। ठीक है जी? एंड हमने चुन लिया इंडस्ट्री को, विच वॉज नॉट वेरी गुड आइडिया। क्यों? हमारी 80% से ज्यादा पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम 80% इनकी इनकम बढ़ा देते, सारी इकोनॉमी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती कि नहीं? एज अ रिजल्ट इंडस्ट्री अपने आप ग्रो कर जाती। बड़ा ही एक नेचुरल प्रोसेस होता। चाइना ने प्राइम मूविंग फोर्स चुना एग्रीकल्चर को, हमने चुन लिया इंडस्ट्री को, राइट? सो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, बट देन इन 2003 हमने ये रिवर्स कर लिया, फिर अपनी प्राइम मूविंग फोर्स बना ली एग्रीकल्चर को। ठीक है जी? और उस समय रिफॉर्म्स चाहिए थे, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सुधार की जरूरत थी। आगे हम बात करेंगे, कुछ हमने सुधार किए लेकिन हम फेल हो गए, तो फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया, विच वॉज थैंकफुली अ सक्सेस। उस समय लोग मर रहे थे, खाना नहीं था देश के पास, हमें इंपोर्ट कराना पड़ता था बाहर से, और अमेरिका एंड बाकी कंट्रीज दे यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ कंडीशंस कि अगर फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारी सपोर्ट करोगे तो व्हीट भेजेंगे, अगर नहीं भेजेंगे। ठीक है जी? समझ रहे हो इस बात को? सो जब देश के पास फूड सिक्योरिटी नहीं होती, उसकी नेशनल सिक्योरिटी इस प्रकार से थ्रेटन हो जाती है, राइट? सो नाउ टुडे वी आर नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ फूड क्रॉप्स। आज कहीं पर कोई क्राइसिस होता है तो कुछ मिलियन टन हम वैसे ही भेज देते हैं, राइट? कि गोदाम में पड़े हुए हैं, हमारे सरकारी अफसर और चूहे खा जाएंगे। तो है ना, अफगानिस्तान, सूडान, सीरिया, यमन, यहाँ पे हम भेज देते हैं। तो क्या होता है इंडिया में, सरकारी गोदाम में जब शराब जब्त की गई तो वो रखी गई है, तो फिर जब चेकिंग होती है तो पता लगता है कि गायब हो गई है। तो कुछ कोर्ट्स के अंदर सरकारी अफसरों ने कहा कि शराब चूहे पी गए। राइट? अब इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोर्ट भी क्या करे अब चूहे ही पी गए, है ना? तो वो भी कहेंगे ठीक है जी, फिर क्या करें अब? तो कनक गायब हो गई, किसने की? चूहे खा गए, राइट? ये कुछ प्रॉब्लम है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी बना दी जाती है। सो दिस बिकम्स एन एक्सक्यूज हाउ टू अवॉइड द कोर्ट केस। ठीक है जी? अभी एक पुल था, वो पुल नीचे से खोखला हो गया, कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, वो कहता चूहे खा गए, राइट? इजी वे आउट। सो व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, व्हेन यू ईट एनीथिंग,
So you name yourself चूहा, अरे चूहे खा गए हैं। चलिए जी, टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू करप्शन। ऑलराइट, और हमने क्या फैसले लिए? हमने फैसला लिया कि इंडिया होगी एक प्लान्ड इकोनॉमी। इससे पहले इंडिया से पहले एक इकोनॉमी प्लानिंग किया करती थी विच वाज यूएसएसआर। इंडिया ने भी अपने 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इसको बहुत लंबी डिस्कशन में हम समझेंगे प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हो सकती है और कैसे प्लानिंग होती है। आज हमने प्लानिंग कमीशन को बंद करके क्या बना दिया? नीति आयोग बना दी। सो नाउ वी आर नॉट मेकिंग प्लान्स एनीमोर, राइट? तो हमने डिसाइड करना था क्या हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी होंगे, फ्री मार्केट होंगे, या स्टेट इकोनॉमी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी होंगे। तो हमने क्या चुना? सो इंडिया ने क्या डिसाइड किया? दैट वी आर गोइंग टू बी अ प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी with heavy emphasis on public sector. That was what India decided. ठीक है जी? All of you online, any problem? राइट, चलिए जी, लेट्स मूव ऑन। सो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने कर दिया? नीति आयोग ने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट? तो अब 5 ईयर प्लान नहीं बनते हैं, 5 ईयर प्लान नहीं बनते हैं। अब नीति बनाती है डेवलपमेंट के एजेंडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसे ऐसे 7 साल में क्या करेंगे, 15 साल में क्या करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग काम करती है। अब नीति आयोग बनाया गया ऑन दीज प्रिंसिपल्स, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, न्यूज़पेपर्स में बहुत बार आते हैं। नंबर 1 इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नंबर 2 इज बॉटम अप अप्रोच, एंड द लास्ट थिंग इज टीम इंडिया। So first thing is cooperative federalism, that means कि central government and state governments ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, राइट? जैसे दिल्ली सरकार और भारत सरकार लड़ती रहती, नुकसान किसका होता है? लोगों का। देन जितने भी गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स के साथ लड़ते रहते हैं, इन तमिलनाडु, इन तेलंगाना, इन केरला, इन वेस्ट बंगाल, इन दिल्ली, इन पुडुचेरी, इन पंजाब, सो उसका भी क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सेंटर और स्टेट के रिश्ते अच्छे नहीं है, और एक स्टेट और बाकी की स्टेट्स के अगर रिश्ते अच्छे हों तो और भी बेटर होगा। सो पंजाब हरियाणा कीप्स ऑन फाइटिंग, महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी और डिस्प्यूट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, वहां की पुलिस दूसरी स्टेट के साथ कंफ्लिक्ट हो जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, राइट? सो फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का साथ में काम करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जितनी भी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं सारे देश के अंदर हेवी लॉसेस के अंदर हैं, बहुत सारा कर्जा उनके ऊपर। स्टेट सरकार के ऊपर कर्जा होना, या किसी भी सरकार के ऊपर कर्जा होना, या किसी भी सरकारी कंपनी के ऊपर कर्जा होने का मतलब है उस स्टेट के लोगों के ऊपर कर्जा होना। Who is going to pay that debt? Government. गवर्नमेंट कहां से पे करेगी? टैक्सेस से पे करेगी। और अगर कर्जा वापस करने के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो पैसा डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तभी तो कर्जा वापस करेगी सरकार। तो ये किसका नुकसान है? एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड जितनी भी फ्यूचर जनरेशंस हैं वो पैदा होंगी उनके सर पे पहले से ही कर्जा है, राइट? तो अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उदय स्कीम के जरिए, एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। डिस्कॉम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका कर्जा उतरे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये कुछ चीजें हैं, ये अगर आप स्टेप्स लोगे तो आपको इंसेंटिव के तौर पर हम एडिशनल फंडिंग देंगे, ठीक है जी?
अब अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम नहीं करती तो ये स्कीम फेल हो जाएगी। सिमिलरली मेकिंग वॉशरूम्स, ऑन ग्राउंड कौन काम करेगा? स्टेट्स काम करेंगे, राइट? यूटीज कितनी है? यूनियन टेरिटरीज कितनी की ही है? छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज है। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिविंग इन वेरी बिग स्टेट्स। अगर यहां की स्टेट सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट दे कोऑपरेट विद ईच अदर एंड मल्टीपल स्टेट्स कोऑपरेट विद ईच अदर, इंडिया की ग्रोथ और भी अच्छी होगी। एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट? राइट? एंड दिस टीम इंडिया मींस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट सब मिलजुल के काम करें, एक दूसरे के साथ हेल्थी कंपटीशन करें, डिफरेंट रैंक्स। नीति आयोग निकालता है कि एजुकेशन में पिछले साल के मुकाबले इस साल कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की, राइट? तो जो स्टेट पहले कुछ रैंक्स पे आ जाती है वो स्टेट बोलती है कि एजुकेशन में वी आर द बेस्ट। सबसे नीचे आती है उनकी बहुत बेइज्जती होती है, वो बुलाते हैं अफसरों को कि व्हाट आर यू डूइंग, डू समथिंग, अगले साल हम ऊपर आने चाहिए, राइट? फिर नीति आयोग निकालता है स्वच्छ सर्वेक्षण, इंदौर पहले नंबर पे होता है हमेशा, है ना? तो जितने भी ऑफिसर्स वहां पे काम करते हैं, गवर्नमेंट काम करती है, द पीपल ऑफ दैट स्टेट एंड सिटी दे आर वेरी प्राउड। नीति आयोग ने क्या किया? एक रैंक निकाला, बस, दैट्स इट। ठीक बात है जी? सो दिस इज टीम इंडिया, दैट इंडिया एंड all its parts, territories, they should be working together for the growth of India. Next is bottom up approach. What is bottom up approach? नीचे से ऊपर. So what do you mean by that? अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट नई दिल्ली में बैठ के सब कुछ बता देती है कि आपको क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेज कि हर एक स्टेट को 1 लाख करोड़ रुपए मिलेगा फॉर इंप्रूविंग देयर स्कूल्स, राइट? नाउ केरला सेज दैट हमारे तो अच्छे हैं स्कूल, अगर देने ही पैसे किसी और चीज के लिए दे दो, हमारे फिशर फोक के लिए दे दो, हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए दे दो। एंड इनफैक्ट अगर नहीं, हमें आपको ये नहीं देना तो ये हमारा वाला 1 लाख भी जाके यूपी में दे दो, क्योंकि स्कूल्स तो वहां पे बहुत बुरे हैं। सही बात है कि नहीं? लेकिन नई दिल्ली ने वहां पर बैठ के, सेंट्रल लेवल पर बैठ के एक स्कीम बना दी, सबको बता दी कि जाओ करो। सिमिलरली शहर सुधारने थे तो भारत सरकार ने, पिछली सरकार ने एक स्कीम निकाली, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, राइट? ये पुरानी स्कीम है, अब नहीं आपको याद करने की जरूरत। सो इसमें कुछ प्रोविजंस डाल दी गई है कि एक सिटी बस सर्विस होनी चाहिए हर एक शहर के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये किया जाएगा। अब एक शहर है मान लो धनबाद, सेकंड इज शिमला, थर्ड इज जलंधर, फोर्थ इज कोझिकोड, सभी अलग शहर हैं। कोई टूरिज्म सिटी है, कोई इंडस्ट्रियल टाउन है, कोई हिली एरिया है, कोई प्लेन एरिया, कोई बीच है। क्या सभी शहरों की डिमांड सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? सो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के पॉलिसी सभी शहरों के लिए, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हिली एरिया, आइलैंड्स, प्लेन्स, डेजर्ट, सबके लिए एक पॉलिसी बना के भेज देते हो, दैट इज ओवर सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ओवर सेंट्रलाइजेशन। एंड दिस इज नोन एज टॉप डाउन अप्रोच। इसका रिवर्स क्या है? बॉटम अप अप्रोच। तो भारत सरकार ने क्या कहा कि वी आर लॉन्चिंग स्मार्ट सिटीज मिशन, एंड एवरी सिटी इन द कंट्री उनको क्या करना है? उनको अपना प्रपोजल बना के भेजना है कि आप अपने शहर को स्मार्ट कैसे बनाओगे। अब अमृतसर, लेह लद्दाख, शिमला, ये टूरिज्म सिटीज है, ये टूरिस्ट के लिए सर्विसेज वहां पे लिखेंगे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना? कैसे हम टूरिस्ट गाइड्स को अपॉइंट करेंगे, टूरिज्म पुलिस बनाएंगे अलग से, व्हाटएवर दे वांट टू डू। और कोई इंडस्ट्रियल टाउन क्या बोलेगा कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाना चाहते हैं, हम इतने इंडस्ट्रियल हब्स बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? कोई आईटी सिटी होगी बेंगलोर, दे विल से दैट वी आर गोइंग टू मेक मोर आईटी सिटीज। वहां पे प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है कि जिसमें आप आते हो, आपका अपना ऑफिस नहीं है, यू जस्ट कम, यू स्टार्ट वर्किंग, देन यू गो। हम ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं। तो हर एक सिटी की डिमांड अलग है, उसको स्मार्ट बनाने का तरीका भी अलग है, और ये प्रपोजल्स कौन भेजेंगे? शहर खुद भेजेंगे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग ने लीड किया इस इनिशिएटिव को। दे सेड कि टॉप 100 सिटीज को 500 करोड़ रुपया मिलेगा 5 साल के अंदर।
right? Yes. So through a competition and through bottom up approach and through decentralization ये डिसाइड किया गया. Is फाइन? Yes. तो ये होती है बॉटम अप अप्रोच. सो नीति आयोग के हर एक इनिशिएटिव में आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टीम इंडिया, बॉटम अप अप्रोच दिखेगी. एक और नीति आयोग का क्या इनिशिएटिव था? दैट वाज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम. अब वी वर फोकसिंग ऑन स्टेट्स. महाराष्ट्र में मुंबई और विदर्भ दो अलग इलाके हैं. मुंबई रिचेस्ट पीपल, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. विदर्भ वन ऑफ द हाईएस्ट फार्मर सुसाइड्स. सारा पैसा भेज दिया महाराष्ट्र सरकार को. वो सारा पैसा किधर चला जाएगा? मुंबई में चला जाएगा, बड़े शहरों में चला जाएगा. राइट. सो दिस इज वेरी नेचुरल, क्योंकि बड़े शहर की डिमांड भी ज्यादा होती है. अब फोकस अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, वी शुड बी फोकसिंग नॉट ऑन स्टेट्स. हमें फोकस किस पे करना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर. राइट. सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे पीछे रह चुकी हैं? सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में नीति आयोग जो ऑलरेडी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनको और फोकस करके एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ये सब चीजों को पूरा करने की कोशिश करती है. और एक रैंकिंग निकलती है कि सबसे अच्छी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, किसने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई. ठीक है जी. Yes. और यस, हाँ, अब ये ब्लॉक लेवल पर भी हो चुका है. ब्लॉक लेवल क्या होता है? इट इज स्टेट, इट इज डिस्ट्रिक्ट, इट इज ब्लॉक. राइट. तो ये दीज आर द लेवल्स ऑफ गवर्नेंस. ठीक है जी. सम क्लैरिटी अबाउट नीति आयोग. ऑलराइट. इफ यू हैव एनी डाउट्स, ऑल ऑफ यू. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनएनपी एंड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो इसमें आप ग्रॉस से नेशनल जाओगे और ग्रॉस से नेट जाओगे तो आपको क्या करना होता है? क्यों? बिकॉज ग्रॉस मींस टोटल, नेट मींस कुछ चीज माइनस करके हम डाटा को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है जी. एंड नेशनल इज सेम हेयर, प्रोडक्ट इज सेम. सो ग्रॉस से नेट कैसे जाना है? हमेशा हम ये याद रखेंगे कि हमें माइनस करनी है डेप्रिसिएशन. एनीथिंग एल्स? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो काफी इकोनॉमी हो गई है हमारी 3 दिन के अंदर. तो इतनी रीड करके आना. अब बुक में जिस भी पेज से आपको चलना है दैट इज अप टू यू, है ना. ये सारे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे इधर उधर, आप जस्ट रीड करते रहो साथ साथ. ठीक है जी. इज फाइन. ऑलराइट. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फोटो खींच के मेरे को सेंड कर दो. आंसर्स फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा आंसर राइटिंग का, आई थिंक, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का. राइट. सो उसके बाद हम आंसर्स डिस्कस करेंगे. राइट किरण जी, आई एम ऑन इट. चलिए मिलते हैं फिर.